हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे आप देखते हैं उसमें सिर्फ मैं बोलता हूँ और आप समझते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके डाउट्स हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस हैं, ओके, जिन टॉपिक्स ने आपको कंफ्यूजन में डाल रखा है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपने पिछले कुछ दिनों में या महीनों में पूछे हैं मुझसे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, गलती से अगर मुझसे किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा और नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देखो, क्वेश्चंस मैंने कौन से इंक्लूड किए हैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चंस इंक्लूड वो किए हैं जो कि मुझे लगा कि इनका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन वो इंक्लूड नहीं किए जो कि कंटेंट से रिलेटेड नहीं था, चैनल पे जो वीडियोस है उससे रिलेटेड नहीं थे या हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थे। ओके, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं होता। ओके, तो जिन क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है मैंने उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और जो वीडियो से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अभी से आज, जैसे आज 14th है, तो आज से 3 दिन पहले तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। अगर गलती से आपको लगता है कि आपका, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया मैंने और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने आपने पूछा था और मुझसे छूट गया, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ और आप मुझे मेल कर सकते हैं वो क्वेश्चन, है ना। मैं लास्ट में मेल आईडी आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो वहां पर जरूर इंक्लूड करूंगा। तो चलो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ जो कि आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं और मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है वो आज से अभी से लेकर पिछले 2-2.5 महीने के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ओके, तो अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में और ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आपका है तो ही आप इस वीडियो को देखें या आपका नहीं है तो आप ना देखें। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं आते लेकिन किसी और के माइंड में आते हैं और वो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इक्वली होते हैं दोनों के लिए, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन से। ओके, तो ये है सेशन योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है जो मेरी वीडियो थी हाउ आई क्वालिफाइड CSIR इन 6 months, उस पर ये क्वेश्चन आया था मिस्टर शिखर कौशिक का। इन्होंने पूछा था, सर कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। ओके, गुड, वेरी गुड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुड लक, बेस्ट विशेस, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। क्वेश्चन ये कि इज इट नेसेसरी टू परचेज बुक्स लाइक लेनेंजर एंड ब्रूस एल्बर्ट एज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और कैन आई सिंपली डाउनलोड PDF एंड देन रीड इट? Okay, which option is good, or is it good option to study only from books like Pathfinder etc? Please reply. Obviously reply करना ही था, ऐसा important क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि देखो, जरूरी नहीं कि हम सारे ही फॉरेन राइटर्स के बुक को खरीदें, क्योंकि आप देखोगे लेनिंजर, ब्रूस एल्बर्ट, गार्डनर या कार्प लॉडिश, है ना, फिर अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करो तो तेज एंड जिगर, ये सारी बुक्स काफ़ी कॉस्टली होती है। ओके, और सारी बुक्स खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एक तो पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि सारी बुक्स खरीदना ज़रूरी नहीं है आपको इस टाइम पर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हर बुक में से आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप बात करो लेनिंजर की, तो लेनिंजर मैं प्रिफर करता हूँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। मेनली लेनिंजर जो बुक है वो बायोकेमिस्ट्री की ही बुक है। ओके, तो उसको मैं प्रिफर करता हूँ मेनली अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने के लिए, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री, अमीनो एसिड बायोकेमिस्ट्री, ये सब कार्बोहाइड्रेट, मतलब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए। और उसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। मतलब आपका सेंट्रल डॉगमा हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन,
पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो लिनिंजर आप प्रेफर कीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, राइट। और सेल सिग्नलिंग भी आप लिनिंजर से पढ़ सकते हो। तो लिनिंजर को आप इन टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हो। फिर जब आप बात करोगे सेल बायोलॉजी की, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जब आप सीएसआर का सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी ही इंक्लूड कर रखी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सिलेबस में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स जैसे कि मेयोसिस, माइटोसिस, राइट। उसके बाद सेल डिवीजन, वही सेल डिवीजन में आपका जाता है मेयोसिस, माइटोसिस, सेल सिग्नलिंग, राइट। उसके बाद सेल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी की। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या होता है, तो वहाँ पर आप लॉडिश को प्रीफर कर सकते हो या कार्प को प्रीफर कर सकते हो। तो उसके बाद जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पे आओगे तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको तेज एंड जिगर प्रीफर करना चाहिए। तो आप देखोगे कुछ टॉपिक्स अलग अलग बुक से आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। बुक हमें तब खरीदनी चाहिए जब हमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत हो, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसलिए आपको पूरी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है इतनी सारी। अगर आप बुक खरीदने जाओगे तो आपको 8-9 बुक्स खरीदनी पड़ जाएंगी, राइट। तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है, आपने क्वेश्चन में भी पूछा है कि एक बुक आती है पाथफाइंडर एकेडमी की, है ना। पाथफाइंडर का जो पूरा कलेक्शन है बुक्स का, वो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एडवर्टाइज कर रहा हूँ पाथफाइंडर का, बल्कि आपको भी पता है कि हम 99% स्टूडेंट्स जो भी लाइफ साइंस अभी पढ़ रहे हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट सबके पास पाथफाइंडर की बुक होती है। और आप जब ग्रेजुएशन में आते हो तब से ही आप पाथफाइंडर पढ़ने लग जाते हो, पाथफाइंडर की बुक्स को प्रेफर करने लग जाते हो। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक पाथफाइंडर की बुक को फॉलो किया है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पाथफाइंडर की बुक के साथ। उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और अगर बेसिकली अगर हम सीएसआईआर के सिलेबस की बात करें तो सीएसआईआर के अकॉर्डिंग अगर कोई एक बेस्ट बुक है अभी मार्केट में तो वो पाथफाइंडर है। तो आप पाथफाइंडर तो जरूर ही ले लो, क्योंकि पाथफाइंडर का जो कलेक्शन है वो 7 to 8 बुक्स का कलेक्शन है, जिसमें 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस की बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर एक टेस्ट एंड इवोल्यूशन की बुक आती है जिसमें कि सीएसआर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं विद आंसर्स, ठीक है। उसके बाद उनकी एक बायोफिजिकल टेक्निक्स की बुक आती है, जो जिसमें उन्होंने सारे टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्री, माइक्रोस्कोपी, सारे टेक्निक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें मेंशन किया हुआ है, ओके। फिर एक बुक आती है गेट की, अगर आपको गेट का एग्जाम देना है। उसके बाद एक बुक है एमसीक्यू की, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप पाथ फाइंडर की बुक से पढ़ते हो तो आपको सारी फॉरेन राइटर्स की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि पाथफाइंडर में अगर नहीं मिलते, उसके लिए ही आपको फॉरेन राइटर्स की बुक की जरूरत पड़ेगी, और इतना काम आपको पीडीएफ फॉर्मेट मतलब ई बुक से भी काम आपका चल जाएगा, राइट। तो इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं फॉरेन राइटर्स की बुक खरीदने नहीं जाता सारी की सारी, मैं पीडीएफ से काम चलाता, ओके। और पाथफाइंडर जरूर प्रेफर करता। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी विश्वकर्मा का। मिस शिवानी विश्वकर्मा का क्वेश्चन ये है कि ओके सुपर सर, थैंक यू सो मच। आई हैव ए क्वेश्चन, इज विटिलिगो जेनेटिकली इनहेरिटेड, इफ यस देन हाउ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। विटिलिगो क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं विटिलिगो से रिलेटेड, ओके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विटिलिगो एक डिसीज है जो कैसे होता है, स्किन में जब पिगमेंट्स खत्म होने लगते हैं, पिगमेंट सेल्स जो कि स्पेसिफिकली हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, ये मेलानोसाइट्स होती है, पिगमेंट सेल्स होती है, अगर ये हमारे स्किन में डेथ होने लगती है इन सेल्स की, या धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो ये आपको विटिलिगो देखने को मिलेगा। आपके स्किन पर पैचेस पैचेस दिखाई देने लगते हैं, तो इसको बोला जाता है विटिलिगो, ओके। इसका मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज ये होता है कि व्हेन मेलानोसाइट्स डाई और स्टॉप प्रोड्यूसिंग मेलेनिन, मेलेनिन कम होने लगता है या मेलानोसाइट्स सेल की डेथ होने लगती है, तब ये आपको विटिलिगो देखने को मिलेगा किसी की बॉडी में, ये पैचेस देखने को मिलेंगे, ओके। और ये पैचेस, ये पिगमेंट आपके हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे और आई में, राइट। इसके बाद क्वेश्चन ये था मेनली कि इज विटिलिगो जेनेटिकली इनहेरिटेड, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इज विटिलिगो जेनेटिकली इनहेरिटेड। तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि ये जेनेटिकली इनहेरिटेड है या नहीं, क्योंकि
इसका जो मेन कॉज है वो अभी भी अननोन है। ये हमको पता है कि मेलानोसाइट्स सेल की डेथ की वजह से या लॉस की वजह से ये डिसीज होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट कॉज है, वो अभी भी अननोन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जहां पर ये पता चला कि ये कुछ हद तक हेरिडिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये कब होता है मैं बताता हूँ। जिस फैमिली में ऑटो इम्यून डिसीज की हिस्ट्री होती है, ओके, उस फैमिली में विटिलिगो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि द विटिलिगो डिसीज इज रिलेटेड टू ऑटो इम्यून कंडीशंस, सो ऑटो इम्यून डिसीज इज द मेन कॉज ऑफ विटिलिगो। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिसीज के नाम आपने सुने होंगे, है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके बाद रिमेटाइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज। ओके, ये सब क्या है, ऑटोइम्यून डिसीज है। तो जिस फैमिली में ऑटोइम्यून डिसीज की हिस्ट्री होती है उसमें 25% चांसेस होते हैं कि विटिलिगो हो सकता है। राइट, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बाद विटिलिगो के बारे में कुछ मिथ्स भी है जो कि आपको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो मिथ है वो ये है कि विटिलिगो इज नॉट लिंक्ड टू कैंसर, एल्बिनिज्म और लेप्रोसी। ये बात आपको याद रखने की, अगर कहीं पर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा पर्सन मिलता है जिसको ये डिसीज हुई हुई है, ओके, इस डिसीज से, विटिलिगो से अफेक्टेड है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उससे एक मतलब दूर रहें या उसको अनकंफर्टेबल फील करवाएं, है ना, ये सोचकर कि ये खतरनाक बीमारी है या छुआछूत की बीमारी है। ऐसा नहीं होता। ये कोई लेप्रोसिस से रिलेटेड नहीं है, एल्बिनिज्म से रिलेटेड नहीं है, कैंसर से रिलेटेड नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद एनी इन्फेक्शियस डिसीज एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ फिजिकली हार्मफुल कंडीशन। तो ये बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशंस जब क्रिएट होती है उसकी वजह से तो होता है। तो ऐसा नहीं किसी, अगर किसी इंसान को ये डिसीज है आप उसके साथ उठते बैठते तो आपको भी हो जाएगा। तो ऐसी मेंटेलिटी आप डेवलप ना करें इस डिसीज के टुवर्ड्स। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हिताक्षी भामरे ने। उनका क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन था द रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको रामाचंद्रन प्लॉट समझ में नहीं आया है अभी तक, राइट, या आया है बट अच्छे से नहीं आया, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है, तो हमारे चैनल पर रेप्लिकेटिंग माइंड्स पर मैंने रामाचंद्रन प्लॉट को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मेरे को खुद बायोकेमिस्ट्री बहुत पसंद है और स्पेसिफिकली प्रोटीन बहुत पसंद है, तो मैंने रामाचंद्रन प्लॉट को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप देखोगे कि मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लेता, बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे अभी तक उसमें लोगों ने कोशिश किया है कि 30 मिनट में या 40 मिनट में रामाचंद्रन प्लॉट को खत्म कर दिया मैक्सिमम। मुझे 30-40 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो मिली नहीं। लेकिन रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है जिसको आप आधे घंटे में नहीं समझा सकते किसी को। ओके, उसके पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड होता है जिसको समझना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत से लेकर एंड तक विद सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू रामाचंद्रन प्लॉट अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप रामाचंद्रन प्लॉट की वीडियोस की सीरीज को देखोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको रामाचंद्रन प्लॉट में 1% भी डाउट नहीं रहेगा, या बोल सकते हो कि 99% आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है, काफी अच्छी वीडियो है, बहुत मेहनत से बनाई है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन हिताक्षी भामरे का ये था कि इसमें भी सर -60 टू -90 के बीच में -80 आएगा, -80 आएगा। ओके, तो देखते हैं कि इनके क्वेश्चन का मतलब क्या था, -80 आएगा। देखो हिताक्षी, देखो आपने बिल्कुल सही समझा है कि -80 आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को मेंशन करें। ओके, सिंपल है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो 0 से, ओके, तो जब आप अपने लेफ्ट में जाते हो तो -60, -90, -20, -80, -180 आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 0 और -60 के बीच में यहाँ पर -30 भी आएगा। -60 और -90 के बीच में यहाँ पहले -70 आएगा, फिर -80 आएगा। वैसे ही यहाँ पर -100 आएगा, 110 आएगा,
फिर 120 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को लिखूं। ओके, तो ये वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, काफी बेसिक चीज थी बट मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जेसिका हिदांका। देखो, अगर मैं किसी के नाम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, राइट। तो जेसिका का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पीके शुड बी लेस देन पीएच। ये क्वेश्चन था हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड। इस वीडियो पर ये क्वेश्चन था कि पीके शुड बी लेस देन पीएच देन विल बी प्रोटोनेटेड। यू रोट पीके इज लेस देन पीएच। मैंने ये नहीं लिखा था जेसिका, आप वीडियो एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है pK1 इज लेस देन pH। ओके, और आपने मेरे बोला है कि आई रोट pK1 इज ग्रेटर देन pH। तो ऐसा कोई भी डाउट मत रखो, क्योंकि यहाँ पर pK1, pK2 और pKr में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आप इस चीज को क्लियर कर लेना। यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया है कि pK1 इज लेस देन pH। आई होप आप इस वीडियो को दोबारा जाकर देखोगे और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी आपको लास्ट में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पुष्पा हथीला का। पुष्पा जी का क्वेश्चन ये है कि सर, ये क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पे था कि सर रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज में हम क्या बता सकते हैं। तो सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन फंक्शन होता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन में ही आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है। और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आपका डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, राइट। अब आपको पता है कि आरएनए आपके कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो सिंपल है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, या बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, यहाँ पर बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आरआरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और टीआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है मंजरी दत्ता का क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स के वीडियो नंबर 6 पर, जिसमें हमने जीन इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। तो उन्होंने पूछा कि सर और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो आएंगी, प्लीज बोलिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए वीडियो। और क्या पूछा है कि इवोल्यूशन का ऊपर और कोई वीडियो नहीं आएंगी क्या। तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन के ऊपर और वीडियोस नहीं आएंगी, अभी 2 वीडियोस आई हैं, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि दो दो सब्जेक्ट एक साथ चलाते हैं, जेनेटिक्स और सेल बायो, सॉरी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। सेल बायो के भी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। तो बट यहाँ पर क्या होता है कि जब एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो फ्लो में चलता है, ओके। और मेरे लिए भी फ्लो बार बार बिगड़ रहा था, एक बार सेल बायो एक बार जेनेटिक्स। तो मैंने सोचा पहले जेनेटिक्स को खत्म करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स में कवर करना है उनको पहले कवर करके खत्म कर देते हैं, इसके बाद हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और फिर हम इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। मैं अकेला ही हूँ, मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, फिर वीडियोस बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, आपको सिर्फ देखनी होती है। इसलिए आपको लगता है कि वीडियोस बहुत लेट आ रही है। खैर इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीडियोस आएंगी, अभी जेनेटिक्स चल रहा है, जेनेटिक्स जैसे ही खत्म होगा सेल बायो पे आएंगे और फिर इवोल्यूशन पे आएंगे। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन पार्ट 2 पर संध्या सेन का क्वेश्चन है कि इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इनफ टू इवोल्यूशन। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डेफिनेटली नॉट, और भी वीडियोस आएंगी।
सेकंड फर्स्ट आप पार्ट देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। तो और भी पार्ट्स आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी जेनेटिक्स खत्म करते हैं, सेल बायो खत्म करते हैं, फिर हम इवोल्यूशन पे शुरू करेंगे वापस से वीडियो बनाना। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ट्रांसलेशन वाली वीडियो पे, ट्रांसलेशन पार्ट 3 की वीडियो पे भावना कर्नाटक ने। तो इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन का फंक्शन कहाँ पर आपने ये मेंशन नहीं किया, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने ट्रांसलेशन वाली वीडियो पे ये कमेंट किया है, तो आप शायद ट्रांसलेशन में मैग्नीशियम आयन का रोल जानना चाह रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जो मैग्नीशियम आयन होता है ना, ये आपका एक डाइवेलेंट आयन है, डाइवेलेंट आयन। ओके, और अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नीशियम आयन है ना, ये आपके रेप्लिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रांसलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम आयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी को फैक्टर होता है। डीएनए पॉलीमरेज बिना मैग्नीशियम के काम नहीं कर सकता या एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक को फैक्टर है जिसकी जरूरत पड़ती है डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन करवाने के लिए। इस को फैक्टर की जरूरत आरएनए पॉलीमरेज को भी पड़ती है। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन में भी मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, रेप्लिकेशन में भी मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। और अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में मैग्नीशियम आयन कहाँ पर चाहिए होता है, तो जब 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं 70S कॉम्प्लेक्स, तो इस मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है 70X कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये है मैग्नीशियम आयन का रोल। चलिए, यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ भी था, तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर बता दूं कि बैक्टीरिया रिक्वायर मैग्नीशियम आयन टू मेंटेन स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ 70S कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2 पर आया था, और ये क्वेश्चन ही भी भावना कर्नाटक का ही है। उन्होंने पूछा कि सर एक बुक में मैंने पढ़ा कि गामा सिंथेसिस बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। अभी ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, जहां तक समझ में आ रहा है कि आप पूछ रहे हो कि गामा सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज गामा सिंथेसाइज द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दैट इज लीडिंग एंड लैगिंग, ये आप कहना चाह रहे होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और एंड बेस्ट एक्यूरेट इज एप्सिलॉन बट इट्स रोल इज नॉट डिस्कवर्ड येट। तो देखो, सबसे पहले तो दो तीन चीजें यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप जब मुझे कुछ ऐसा कुछ पूछते हैं या बताते हैं कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो प्लीज आप उस बुक का नाम जरूर मेंशन करें कि आपने कहाँ पर पढ़ा। ओके, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब जैसे आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, अब मेरे को ये कंफ्यूजन रहेगा या डाउट रहेगा कि ऐसा कौन सी बुक है जहाँ पर ये स्टेटमेंट है या इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ कहीं पर मिला नहीं है ना, कि जो गामा होता है वो बोथ लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर ये है कि सबसे पहला तो कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, अगर पॉसिबल हो तो आप बता दीजिए कमेंट में करके, मैं भी एक बार देख लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज गामा होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन स्पेसिफिकली। गामा पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, तो न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करवाता। दूसरी चीज, अगर हम बात करें न्यूक्लियर रेप्लिकेशन की, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है जो कि लीडिंग और लैगिंग दोनों ही स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करवाता है। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और आपने बोला एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या करता है, इट समटाइम्स रिप्लेस द डीएनए पॉलीमरेज गामा। ओके, सॉरी यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा को रिप्लेस कर देता है ये, बट इसका फंक्शन क्लियर नहीं है एप्सिलॉन का।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा दत्ता का, कौन सी वीडियो पे है, तो वीडियो है हाउ आई क्वालिफाइड CSIR नेट लाइफ साइंस इन 6 months। इस वीडियो पे क्वेश्चन आया था कि कैन यू प्लीज सजेस्ट द बुक नेम्स टू प्रिपेयर CSIR नेट। ओके, तो ये बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए जब हम CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है लेनिंजर। देखो, लेनिंजर बुक ऐसी है कि अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, मैं किसी भी बुक को पूरा पढ़ने का एडवाइस कभी नहीं देता किसी को, राइट। लेकिन लेनिंजर एक ऐसी बुक है कि आपको कोशिश करनी चाहिए पूरी बुक पढ़ने की, क्योंकि लेनिंजर में आपकी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है ना। और बायोकेमिस्ट्री से पहले भी बहुत सारे पीएच के, बफर के कंसेप्ट हैं, वो भी अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। तो जब आप लेनिंजर की बुक पूरी पढ़ लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम है। इसके बाद जब आप एमएससी में जाओगे या पीएचडी में जाओगे तो आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन में ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम पूरी बुक पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो लेनिंजर को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आपने लेनिंजर को अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो लाइफ साइंस का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि आप क्वालिफाई ना करें, राइट। तो लेनिंजर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपके कवर हो जाएंगे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो बुक आप ले सकते हैं वो है लॉडिश। लॉडिश बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है सेल बायोलॉजी के लिए। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाया हुआ है, राइट। तो आप ये ले सकते हो। इसके बाद अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो आप गिलबर्ट पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो तेज एंड जिगर पढ़ सकते हो। विल्सन एंड वॉकर पढ़ना चाहते हो तो टेक्निक्स पढ़ना चाहते हो तो विल्सन एंड वॉकर को प्रेफर करो। जेनेटिक्स के लिए आप वॉटसन पढ़ सकते हो। वॉटसन के अलावा आप स्टीव बर्गर पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप गार्डनर पढ़ सकते हो, बट वॉटसन बहुत अच्छी बुक है, राइट। थोड़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू गार्डनर और स्टीव बर्गर के। इकोलॉजी के लिए आप ओडम पढ़ सकते हो, राइट। अब जैसे आपने पूछा CSIR के लिए, तो CSIR में बहुत सारे सिलेबस होते हैं, तो मैंने आपको अभी यहाँ पर 7-8 सब्जेक्ट के नाम ही बताए हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आप मेरी ये वाली वीडियो देखे होंगे हाउ आई क्वालिफाइड CSIR इन 6 months, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आपको सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों ज़रूरी नहीं है सारा सिलेबस पढ़ने के लिए, उसका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देखो, है ना। आपको मुश्किल से 7 से 8 यूनिट पढ़ने, और 7 से 8 यूनिट पढ़ने पर आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, राइट। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अगर सेल बायो पढ़नी है तो आप पूरी की पूरी लॉडिश पढ़ो, डेफ बायो पढ़नी तो पूरी की पूरी गिलबर्ट पढ़ो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी तो पूरी की पूरी तेज एंड जिगर पढ़ो। ऐसा कभी मत करना। अगर ऐसा करने जाओगे तो आपके अगले 10 साल में भी CSIR क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बुक्स ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो लिमिटेड टॉपिक्स के लिए ही बुक्स को कंसर्न करो, वरना मैंने पहले भी कहा कि पाथफाइंडर की बुक बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि यहाँ पर आप इकोलॉजी देख रहे हो, ओडम पढ़ने जाओगे तो आप उसमें ही घुसते चले जाओगे, अंदर घुसते चले जाओगे, फिर निकल भी नहीं पाओगे, है ना। इवोल्यूशन पढ़ना है तो इवोल्यूशन की जो बुक्स हैं उसमें पूरा इवोल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है उसको पढ़ने का। आपको CSIR क्वालिफाई करना है ना। तो उसके लिए इकोलॉजी इवोल्यूशन लिमिटेड पढ़नी है, जो कि CSIR में पूछी जाती है। और पाथफाइंडर में वो टॉपिक्स अच्छे से मेंशन किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। वैसे ही जेनेटिक्स, टेक्निक्स, तेज एंड जिगर, डेफ बायो, सेल बायो, ये सारे सब्जेक्ट पाथफाइंडर ने बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बुक तो रखनी ही चाहिए, पाथफाइंडर की पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस की है। वहां से अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और जानना है इस टॉपिक को, राइट, तभी आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, वरना आप पाथफाइंडर की बुक पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आप खुद देखो कि अगर आप पाथफाइंडर को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर जरूरत क्या है इस टाइम पर, जब प्रिपरेशन के टाइम पर फॉरेन राइटर्स की बुक को पढ़ने की। स्टैंडर्ड बुक्स तब पढ़नी चाहिए जब हमारे पास बहुत टाइम। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप CSIR की प्रिपरेशन करना चाहते हो
तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि 6 महीने 7 महीने में आप ये सारी बुक्स पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ सकते, राइट। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 पे। क्वेश्चन ये है कि सर सिस्टर क्रोमेटिड्स में होमोलोगस क्रोमोसोम इज फॉर्म ड्यूरिंग एस फेज, सो व्हाई वी से सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला होमोलोगस क्रोमोसोम आर फाउंड इन मेटाफेज। ठीक है, प्लीज क्लियर माय कंसेप्ट वंस अगेन। कल्पना का आंसर किया है महेश कुमार वर्मा ने, और बिल्कुल सही आंसर किया है महेश कुमार वर्मा ने। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म देयर रेप्लिका, बट एज द सेल साइकिल प्रोसीड्स दिस रेप्लिकेट की जगह रेप्लिकेटा होगा स्टार्टेड टू कंडेंसेट एंड बिकम्स क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ द एम फेज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले होता है G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, और ये होता है फिर M फेज। M फेज में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है, राइट। तो देखो जो S फेज है यहाँ पर ही आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। लेकिन वो बिल्कुल वो जो कंटेंट डबल हुआ है, जैसे कि आपने बोला, कल्पना ने बोला कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हैं, बन तो जाते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं होते। ये क्लियरली विजिबल कब होते हैं? जैसे जैसे सेल के डिवाइड होने का टाइम होता है, जैसे जैसे सेल को एक सेल से 2 सेल डिवीजन का टाइम आता है, तब ये क्रोमोसोम्स धीरे 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 क्या होते हैं, खुलते हैं, या बोल सकते हो कि क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कंडेंसेशन होना शुरू होता है तब ये प्रॉपर अपने क्रोमोसोम वाले शेप में आते हैं, और क्रोमोसोम वाले शेप में ये आना शुरू होते हैं यहाँ से। यहाँ पे एस फेस में रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, और जैसे जैसे सेल साइकिल आगे की तरफ मूव करती है, G2 फेस होते हुए M फेस की तरफ बढ़ती है, तो प्रोफेस और प्रोफेस के बाद मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम एक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, ऐसे 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 बोल सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि सेल को डिवाइड होना होता है। ओके, जैसे ये सेल है एक, और ये दूसरी सेल है, मतलब ये 2 सेल डिवाइड होनी है, एक सेल ये बननी है और एक ये सेल बननी है। तो ये आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, तब यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल होते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, बन जाते हैं एस फेस में। लेकिन ये दिखते कब है? जब 2 सेल डिवाइड होने वाली होती है और ये बीच में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं डिवीजन के लिए, तब इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आप और अच्छे से समझ सकते हो कि ये है आपका प्रोफेस। यहाँ पर भी आप देखो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर अरेंज्ड है, बट जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, मेटाफेस पे आते हैं, तब यहाँ पर देखो आप कि प्लेट में एक लीनियर फॉर्म में ये अरेंज्ड हो गए हैं, और आप यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स को आराम से विजुलाइज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन्होंने पूछा है संग्राम बेहरा। इनका क्वेश्चन ये है कि सर फ्रॉम वेयर आई विल गेट द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर दी सब्जेक्ट्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए या नहीं चाहिए, और हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद पहला दूसरा क्वेश्चन था। बट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप अमेजोन से खरीद सकते हो, वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। आप सिंपली बुक्स, इंडिविजुअल बुक्स के बारे में सर्च करो, लेनेंजर, लॉडेश, पेज एंड जेगर, वहाँ से आप खरीद सकते हो, डायरेक्टली आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगी बुक की हार्ड कॉपी। ओके, सॉफ्ट कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स कहीं पर भी अवेलेबल, मतलब ओपनली अवेलेबल है ये सारी बुक्स पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये तो हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन मतलब ओके, तो आपने सिर्फ इतना ही पूछा था कि कहाँ से आप ये हार्ड कॉपी वाली बुक्स खरीद सकते हो, और ठीक है, फॉरेन राइटर्स, ये तो आप अमेजोन से खरीद सकते हो, राइट। और किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हार्ड कॉपी खरीदना ज़रूरी है या हम पीडीएफ से काम चला सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, तो आप वहाँ पर जाकर दोबारा से उस पार्ट को देख लीजिए। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्पेसिफिक बेस पेयरिंग वाले वीडियो पर। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ बॉन्ड एंड आईयूपीसी नेम इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, इसके बाद प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंड प्रीवियस लेक्चर बट आई डोंट मेक इट कंबाइंड इन दिस लेक्चर। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये कि आपको ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स और आईयूपीएसी नेमिंग समझ में नहीं आई, है ना। तो मैं जल्दी से एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फिर से उन दोनों वीडियोस को जाकर देखो, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो पहला कुछ एक तो आपने पूछा है कि यहाँ पर हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप प्यूरिन की बात करोगे तो उसमें आपके एडेनिन और ग्वानिन आता है। ओके, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन को आप 6 अमीनो प्यूरिन और ग्वानिन को आप 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन भी बोलते हो, है ना। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। राइट, अब एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होता है। तो अगर 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगाया आपने इस स्ट्रक्चर में तो वो कहलाएगा एडेनिन। अगर आपने यहाँ पर ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, तो सेकंड पोजीशन पर इस वाले कार्बन पर आप यहाँ पर अमीनो ग्रुप और यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा ग्वानिन। तो मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है और एडेनिन का आईयूपीएसी नाम याद रखना है। अगर आपको नाम याद रहेगा तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। वैसे ही आप पायरामिडिन के लिए कर सकते हो। मेनली आपको यहाँ पर क्या करना है कि पायरामिडिन के अंदर ये तीनों ही चीजें आती हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है इन तीनों में। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, पायरामिडिन है। तो दिस स्ट्रक्चर इज द पायरामिडिन स्ट्रक्चर। बस आपको ये आईयूपीसी नेम्स याद रखने हैं। अगर आप नेम्स याद रखोगे तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो, चाहे वो साइटोसिन का हो, यूरेसिल का हो या थाइमिन का हो। तो मान लो अगर आपको साइटोसिन का बनाना है तो इसको फॉलो करो, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरामिडिन। तो 2 ऑक्सी मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा दीजिए और 4th नंबर के कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा साइटोसिन। ओके, अगर आपको यूरेसिल बनाना है तो 2,4 डाइऑक्सी मतलब सेकंड नंबर पे भी ऑक्सीजन ग्रुप और 4th नंबर पर भी ऑक्सीजन ग्रुप लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका यूरेसिल। वैसे ही थाइमिन, तो थाइमिन में क्या करेंगे आप, 5 मिथाइल। ओके, हम सबसे पहले 5 पर मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। 2,4 डाइऑक्सी, तो 4 पे ऑक्सीजन और 2 पर ऑक्सीजन। इस तरीके से आप थाइमिन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर आपने पूछा था कि कैसे बॉन्डिंग हुई दोनों के बीच में। तो आपको पता है कि जब डीएनए में बॉन्डिंग होती है वो सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और टी और ए के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। तो हमने यहाँ पर ये समझा है कि वो जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर देखें तो स्पेसिफिकली प्रेजेंट कहाँ होती है, कैसे बनती है। तो यही वो बात की थी हमने इस वीडियो में। तो यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्डिंग कहाँ होती है, कार्बन नंबर 4 के बीच में, और थर्ड पोजीशन जहाँ पर नाइट्रोजन होता है और सेकंड पोजीशन जहाँ पे कार्बन होता है। तो 4th के 6 के साथ बॉन्डिंग होती है, 3rd की 1 के साथ और सेकंड के 2nd के साथ। राइट, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ग्वानिन का कार्बन नंबर 6 और साइटोसिन का कार्बन नंबर 4, साइटोसिन का नाइट्रोजन 3rd और ग्वानिन का नाइट्रोजन 1st, और साइटोसिन का कार्बन 2nd और ग्वानिन का कार्बन 2nd। वैसे ही आपको थाइमिन और एडेनिन के लिए समझना है। तो इसमें आपको समझना इतना ज़्यादा नहीं है, आपको याद रखनी है चीज़ कि किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होती है। राइट, तो ये आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेगी और इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो पर वर्षा दत्ता का। इन्होंने बोला कि थैंक यू सर, ओके वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल वर्षा दत्ता एंड उन्होंने पूछा कि योर लेक्चर्स आर इजी टू डाइजेस्ट
सर आपके वीडियो के नोट्स आर इनफ फॉर CSIR और एनी अदर एग्जाम। तो ये डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है, और मुझे लगता है कि ये डाउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद देखो कि CSIR के सिलेबस में कितने यूनिट्स, 13 यूनिट्स हैं, ओके, है ना। और मैंने यहाँ पर कितने कितने यूनिट्स कवर किए हैं, बायोकेमिस्ट्री, राइट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद मैंने प्लांट फिजियोलॉजी, फिर मैंने इकोलॉजी, यही किए, है ना, ये 4 यूनिट कवर किए। उसके बाद अभी में हम कर रहे हैं जेनेटिक्स और सेल बायो, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री आपकी 75% मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। मॉल बायो भी मैंने आपकी 90% कंप्लीट, 90% 80% कंप्लीट कर दिया है। डीएनए रिपेयर मैंने नहीं पढ़ाया, म्यूटेशन मैंने नहीं पढ़ाया अभी, म्यूटेशन में जेनेटिक्स में इंक्लूड करूँगा, है ना। इसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाया मैंने। प्लांट फिजियोलॉजी का आपका सिलेबस 90% मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्लांट डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया मैंने, तो कंफ्यूज मत होना। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने 90% कंप्लीट की है। इकोलॉजी भी मैंने आपकी 85% कंप्लीट कर दी है। बात रही जेनेटिक्स की, तो वो अभी चल रही है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो 13 यूनिट्स में से अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 4 यूनिट्स कंप्लीट है, वो भी फुल नहीं, है ना। और ज़रूरी नहीं कि मतलब सब लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सबका एक निश होता है, सबकी एक स्पेशलाइजेशन होती है ना। तो मैं कभी भी आपके 13 यूनिट्स कंप्लीट नहीं कर सकता, ये चीज़ क्लियर रहनी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल बिल्कुल इस चैनल पर या मेरे पर डिपेंडेंट हो जाए। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है ना। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरा ही चैनल देखो, मैं ही सब कुछ करा दूंगा, मैं ही पढ़ा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाकियों को भी फॉलो करो, और जो मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं उनको भी फॉलो करो, जहां से भी आपको बेटर कंटेंट मिल रहा है उनको फॉलो करो, क्योंकि कोई भी हर चीज नहीं पढ़ा सकता। और आप मेरे चैनल पर देखोगे कि मैं अकेला ही सारे सब्जेक्ट तो कवर नहीं करूंगा। जो भी पढ़ाया है मैंने अभी अपने आप से ही पढ़ाया है, और मैंने वही सब्जेक्ट टच किए हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं भी मैक्सिमम 7 से 8 यूनिट ही CSIR के अकॉर्डिंग कवर करूंगा, CSIR के अकॉर्डिंग। उसके बाहर जो कवर करूंगा वो मैं पढ़ के करूंगा या मैं समझ के करूंगा। बट इस टाइम पे मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मेरी वीडियोस या मेरे नोट्स इनफ है CSIR के एग्जाम के लिए, राइट। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप भी क्लियर रहें अपनी तरफ से, और मेरी तरफ से भी कोई ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन ना हो कि नहीं मुझे सब कुछ मेंशन करना है, सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ समझाना है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बस आप ये मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन में मैं अपना अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन दे देता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 1% ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप साइड बाय साइड जिसको भी फॉलो कर रहे हैं करते रहिए। मेरी वीडियोस को देखकर आपको जितना भी हेल्प मिलता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। तो मेरी वीडियोस और मेरे नोट्स CSIR के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी आप टोटली डिपेंडेंट मत रहिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हेलो सर, ये क्वेश्चन है प्रतिभा शाह का DNA रेप्लिकेशन के ऊपर। हेलो सर, योर लेक्चर्स आर सो इन्फॉर्मेटिव। आई वंडर हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड फॉर अ सिंगल टॉपिक, आई वुड लाइक टू नो। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बुक में सब कुछ मिल जाता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 बुक पढ़ लो, 3 बुक पढ़ लो, फिर भी नहीं मिलता। तो जैसे कि अगर आप सेल बायो की बात करोगे तो सेल बायो के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, लॉडिश भी प्रेफर करता हूँ, फिर ब्रूस एल्बर्ट भी प्रेफर करता हूँ, और कार भी प्रेफर करता हूँ। तो सेल बायो की मैं 2-3 बुक्स पढ़ता हूँ। अगर आप जेनेटिक्स की बात करोगे तो स्ट्रीक बर्गर और वॉटसन पढ़ता हूँ, और गार्डनर, ये 3। अब मेरे पास, मैंने जितनी भी बुक्स के नाम ले रहा हूँ मेरे पास सारी हार्ड कॉपी में है, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने से ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करने का शौक है।
किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं और मैंने कब से वो कलेक्शन करना शुरू किया था। तो अगर आप भी मेरी तरह बुक लवर हैं, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस की बुक लवर हैं, तो आपको कौन कौन सी बुक रखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट हाँ, एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 2-3 बुक का रेफरेंस लेना ही होता है ना। तो बुक्स तो पढ़नी पड़ती हैं, और स्पेसिफिकली जब आपको पढ़ाना हो तो बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करना होता है ताकि समझाना जितना ईजी हो सकता है वो हो, राइट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियो के ऊपर विशाल सिंह का, सर आई अंडरस्टैंड थोड़े व्यूज कम है। थैंक्स, अगर आप मुझे समझते हैं कि मतलब अगर आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम को तो थैंक यू सो मच। बट और लिखा है कि बट सर ये वीडियोस कितने बच्चों को उनके कंसेप्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्टॉप अपलोड वीडियोस प्लीज़। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि ये चैनल ना मैंने व्यूज़ के लिए शुरू किया ना सब्सक्रिप्शन के लिए शुरू किया। ओके, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये शुरू किया था चैनल, है ना। व्यूज़ आए या ना आए मुझे उससे कभी फ़र्क पड़ा नहीं, है ना। और धीरे धीरे अगर व्यूज़ कम भी हो गए तो मैं अपना काम करता रहूँ। तो मैं व्यूज़ की वजह से वीडियोस अपलोड करना बंद नहीं किया था, बल्कि आपको जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो उसका भी एक अलग टाइम होता है, मतलब उसको भी टाइम देना होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो जब लॉकडाउन था तब मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था, और 31 मई को मैंने ये चैनल शुरू किया था लास्ट ईयर 2020 में, और अभी 1 साल होने वाला है। 31 मई को 1 साल हो जाएगा इस चैनल को, आपके चैनल को। तो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, और लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया था तो सब कुछ टोटली शट डाउन था, लैब्स, यूनिवर्सिटी, सब कुछ। उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते थे पीएचडी का। तो उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रहा। लेकिन जब लॉकडाउन बंद हुआ, ख़त्म हुआ सॉरी, और ओपन हुआ सब कुछ, तो लैब्स ओपन हो गई, यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, फिर वापस से हमारा काम शुरू हो गया। तो अब टाइम नहीं मिल पाता उतना, फिर भी मैंने वो सब मैनेज करने के बाद, काम ट्रैक पे लाने के बाद वापस से आपको टाइम देना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था जब मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था आपके लिए। मुझे पता था कि आप सब वेट कर रहे हैं, बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, और मैं भी डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कब ये टाइम आएगा कि मैं दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। क्योंकि यकीन मानिए मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आपको वीडियोस दे पाता हूँ। तो व्यूज़ की वजह से नहीं बनाता वीडियो, इंटरेस्ट की वजह से बनाता हूँ। और आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, जो कि मैं कमेंट्स में देख के पढ़ के समझ पाता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है। तो वो चीज़ मेरे को वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करती है, ना कि व्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपर्णा सिंह का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज सेंड द टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट करना चाहता हूँ कि मैंने, जैसे कि मैंने बताया था, पहले बहुत टाइम था तो मैंने टेलीग्राम पे भी हेल्प करना शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मतलब मैं किस तरीके से अभी वीडियोस बना रहा हूँ आपको सिर्फ मैं ही जानता हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है शेड्यूल, तो हर चीज़ मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो अगर मैं टेलीग्राम चलाता तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा। तो अब आप देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे वीडियोस चाहिए या टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए, है ना। तो नोट्स में इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि नोट्स मैं बनाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ बुक से पढ़कर। दूसरी चीज़ कि नोट्स क्यों नहीं देना चाहता, इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे नोट्स पढ़कर एग्ज़ाम प्रिपेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आप बुक्स पढ़ें, आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर मैं नोट्स दे दूँ आपको, पढ़ा दूँ आपको, तो आपके लिए एक तरीके से स्पून फिटिंग हो जाएगी, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपके कंसेप्ट नहीं बिल्डअप होंगे। तो बल्कि मेरे ही नहीं, बल्कि आप किसी से भी नोट्स मत लीजिए अगर आपको इस फील्ड में लंबा खेलना है। ओके, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत आगे तक जाना है, तो आप कभी भी किसी के नोट्स से मत पढ़िए। क्योंकि नोट्स पढ़कर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर सकते हो। तो ये नोट शेयर करना, किसी के नोट से पढ़ना, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलता है। लेकिन अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप खुद के नोट्स बनाइए,
शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, मेहनत लगेगी, समझ में नहीं आएगा कहाँ से बनाना है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ओके, तो ये रीज़न है कि मैं टेलीग्राम पे नहीं कर सकता कम्युनिकेशन, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मैं अब टोटली फोकस करना चाहता हूँ वीडियोस बनाने पर, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई क्वालिफाइड सी सर, नेट वाली वीडियो पर विघ्नेश यादव का कि सर आर एमबीबीएस बीडी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो डेफिनेटली यस, आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी में, अगर आपने बीटेक किया हुआ है या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी फार्मा, एमबीबीएस या बीएस, मतलब कहने का मतलब है कि अगर लाइफ साइंस की फील्ड में अगर आपने 4 साल की कोई भी डिग्री की हुई है तो आप सीएसआर का एग्जाम दे सकते हो। मतलब मिनिमम 4 साल की डिग्री आपको चाहिए होती है। बीएससी वाले क्यों नहीं दे सकते सीएसआर का एग्जाम, क्योंकि वो 3 साल की डिग्री होती है। ओके, इसलिए बोला जाता है कि अगर आपने बीएससी की है तो आप एमएससी में एडमिशन लेने के बाद ही सीएसआर का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि बीएससी और एमएससी मिलाकर 5 साल हो जाते हैं आपकी डिग्री के। ओके, तो अगर आप बीटेक, बीई, बी फार्मा या एमबीबीएस कर चुके हो और अगर आप सीएसआर का एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी आप सीएसआर की वेबसाइट पर जाकर सीएसआर के एग्जाम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है। राइट, चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन पर लवीना उस्मानी का। लवीना ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर हाउ मेनी क्लैंप लोडर यूज्ड इन रेप्लिकेशन विद द न्यू बीटा क्लैंप, डू वी नीड न्यू क्लैंप लोडर एवरी टाइम? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लवीना, और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना तो बनता ही है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है कि जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाऊंगा कि इस तरीके से स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं डीएनए के, है ना, और यहाँ पर आपका हेलिकेज आकर बाइंड हो जाता है एक स्टैंड पर इधर और एक इधर, और ये आपके डीएनए को दोनों ही डायरेक्शन में ओपन करता हुआ चला जाता है इस तरीके से। ओके, उसके बाद क्या होता है कि हेलिकेज आगे बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर आता है आपका क्लैम्प। मतलब सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आकर प्राइमर ऐड कर देता है, फिर यहाँ पर आता है आपका क्लैम्प। तो क्लैम्प क्या होता है, खुद से नहीं आता। यहाँ पर ये जो क्लैम्प ऐड हुआ है, ये क्लैम्प जो है ये खुद से नहीं ऐड होता, बल्कि इसको ऐड करवाता है कि यहाँ पर क्लैम्प लोडर। तो मान लो ये क्लैंप लोडर है, क्लैंप लोडर, और ये है आपका क्लैंप। ओके, वैसे ही जहां पर प्राइमर होता है दूसरी तरफ, यहाँ पर भी एक क्लैंप ऐड हो जाता है और इसको कौन लोड करता है, तो एक क्लैंप लोडर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि क्लैंप लोडर का काम सिर्फ इतना होता है कि क्लैंप को लोड करने के बाद ये वापस चला जाता है, निकल जाता है, और ये क्लैंप क्या होता है, ये इसी पे अटैच रहता है और रेप्लिकेशन करवाता रहता है। जब एक फ्रैगमेंट का मतलब एक इसका प्राइमर का जब रेप्लिकेशन हो जाता है और जब नेक्स्ट प्राइमर ऐड होता है, तो फिर क्या होता है, फिर से क्लैंप यहाँ पर आकर लोड होता है और इसको लोड कौन करता है, दूसरा क्लैंप लोड। ओके, तो जितनी बार क्लैंप लोड होगा उतनी बार क्लैंप लोडर भी आएगा, नया क्लैंप लोडर आएगा। ओके, और क्लैंप लोडर काम कैसे करता है, तो क्लैंप लोडर के पास यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है। ओके, तो क्या होता है कि जब एटीपी इस पे बाइंड होती है, एटीपी इस पे बाइंड होती है, तो क्या होता है कि ये एटीपी की प्रेजेंस में इसको लोड कर देता है क्लैंप को, और जब क्लैंप को लोड करने के बाद इसका काम हो जाता है तो ये यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वापस से रिमूव हो जाता है। फिर जब क्लैंप की जरूरत पड़ती है तो फिर से क्लैंप लोडर आता है। तो मतलब जितनी बार क्लैंप ऐड होगा उतनी बार क्लैंप लोडर आएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। यस, क्लैंप लोडर, यू विल नीड क्लैंप लोडर एवरी टाइम, जितनी बार भी क्लैंप लोड होगा स्टैंड पर, राइट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाली केकरे का। बट सर एक डाउट है, इंट्रोन मतलब इंटरप्टेड सीक्वेंस, सो वो कभी भी प्रोटीन बनाने में यूज नहीं होते हैं, क्वेश्चन मार्क। और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक आरएनए रहते हैं, तो एक ही आरएनए से एक से ज्यादा प्रोटीन बनेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आपको सबसे पहले कि जो इंट्रोन होता है, देखो क्या होता है कि मान लो ये आपका आरएनए है इस तरीके से, तो ये मान लो आपका इंट्रोन है और ये है आपका एक्सोन, फिर ये है इंट्रोन, ये है एक्सोन, ये है इंट्रोन। तो इंट्रोन इंटरप्टेड सीक्वेंस ही होता है, ओके। और ये आपका नॉन कोडिंग ही होता है हमेशा, ऑलवेज द इंट्रोन विल बी नॉन कोडिंग। इसका मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन में प्रोटीन नहीं बनाएंगे, प्रोटीन नहीं बनाएंगे। इसीलिए स्प्लाइसिंग के टाइम पर ये इंट्रोन्स रिमूव हो जाते हैं, है ना। स्प्लाइसिंग पढ़ा होगा, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, सारे इंट्रोन्स रिमूव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंट्रोन्स तो प्रोटीन बनाएंगे नहीं, उनका काम क्या है, जैसे ही सारे इंट्रोन्स हटेंगे एक्सोन आपस में जुड़ जाएंगे और फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, राइट। और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक आरएनए होते हैं, यस मोनोसिस्टोनिक आरएनए होते हैं। और एक आरएनए यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो एक आरएनए एक ही प्रोटीन बनाता है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक आरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का मतलब एक आरएनए से दो या दो से ज्यादा प्रोटीन बन सकते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गोविंद तोमर जी ने इवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट में कि वाई आर यू अपलोडिंग लेक्चर सो लेट। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसका आंसर दे दिया है पहले भी, है ना। क्योंकि लेक्चर्स अपलोड करने में लेट तब हो रही थी जब मेरा काम शुरू हो गया था, है ना, पीएचडी का। तो उधर मैनेज कर रहा था, उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा था, राइट। और अब पहले के कंपैरिजन में, पहले जब लॉकडाउन लगा था उसके कंपैरिजन में वीडियोस थोड़ी लेट आती है क्योंकि अभी टाइम नहीं रह पाता, है ना। बट वीडियोस आती है फॉर्चुनेटली, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियोस आएंगी, थोड़ा बहुत लेट होगा लेकिन आएंगी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी वीडियोस आती रहेंगी, तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट क्यों हो रहे थे वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचित्रा शुक्ला जी का। सर क्या आपके वीडियो सफिशिएंट है सीएसआर क्लियर करने के लिए? प्लीज़ रिप्लाई, मैं वर्किंग गर्ल हूँ तो ऑफिस में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो सुचित्रा शुक्ला जी, मैं इसका आंसर पहले अभी 2-3 स्लाइड पहले कर चुका हूँ कि मेरी वीडियो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल नहीं है। आप यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके कवर है, मॉल बायो के ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके कवर्ड है, राइट। तो सफिशिएंट भी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं है। लेकिन हाँ, कंक्लूजन ये है कि मेरी वीडियो सफिशिएंट नहीं है, सीएसआर के लिए आपको अलग से भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन यही है कि सर क्या आपके वीडियोस ही काफ़ी हैं? तो बिल्कुल नहीं, काफ़ी नहीं है सीएसआर नेट क्लियर करने के लिए। देखो, मैं इसलिए सफिशिएंट नहीं है मेरी वीडियोस क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, है ना। मेरा 100% टाइम चैनल पे डिवोटेड नहीं है, ओके। मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ना मैंने आज तक कोई कमिटमेंट आपको दिया है। जो बोला है वो किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा तो कर रहा हूँ, राइट। टाइम लगता है क्योंकि अकेले बंदे को पढ़ने से लेकर, वीडियो बनाने से लेकर, एडिटिंग से लेकर, अपलोड तक करने तक बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो की अगर आप बात करो तो एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में 3 दिन लगते हैं, है ना। हर चीज़ अगर आप देखो शुरुआत से तो टाइम लगता है, ओके। इसलिए मेरी वीडियो सफिशिएंट नहीं, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई एक प्रोफेशनल चैनल नहीं है ना। ये सिर्फ एक, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैंने चैनल शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे आपको मेरे से पढ़ने में मज़ा आने लग गया, तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है, तो मुझे और अच्छा लगता है वीडियोस अपलोड करना। तो ये रीज़न है, राइट। इसके बाद मैंने बोला क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मार्केट में जो बुक्स हैं वो सभी इंग्लिश में है, जो मेरे लिए बहुत ही टफ है। प्लीज़ रिप्लाई मी,
या फिर हिंदी मीडियम की बुक्स बताइए। देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस फील्ड में हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो एक लंबा कैरियर नहीं है, क्योंकि जो बायोटेक का जो फील्ड है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही आपको रहना होगा। तो या तो आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आप शिफ्ट कर लो हिंदी से इंग्लिश में, ओके, ये आपको करना ही होगा, राइट। बट अगर आपको कॉलेज लेवल तक रहना है, टीचिंग में रहना है, कहीं ऐसे कॉलेज में पढ़ाना है जहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में, रिसर्च में जाना है या पीएचडी करनी है, तो हिंदी मीडियम में रहकर आप ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते इस फील्ड में, ओके। और इसीलिए इस फील्ड में हिंदी मीडियम की बुक्स आपको मिलेंगी ही नहीं कहीं पर। कहीं पर आपको बायोकेमिस्ट्री की हिंदी में बुक नहीं मिलेगी, सेल बायो की नहीं मिलेगी, मॉल बायो की नहीं मिलेगी, इंग्लिश में ही मिलेगी, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड में, इसलिए अगर आप रहना चाहते तो आप अपने आप को इंग्लिश में शिफ्ट करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं कि आपको टोटली इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश की बुक्स पढ़कर समझ पाओ, इतना सफिशिएंट है, और इतना तो ज़रूरी है ही इस फील्ड में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचित्रा का ही, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, इसको हम आंसर कर चुके हैं। इसके बाद सुभा शुक्ला का क्वेश्चन आता है सर स्टेज 1, मतलब इनका क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन वाली वीडियो पे, स्टेज 1 और स्टेज 2 आपने डिस्कस किया है, यहाँ ट्रांसलेशन के स्टेप्स में, बाकी स्टेज नहीं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर से इनिशिएशन से शुरू है, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज रिप्लाई। तो शुभा शुक्ला, जो ट्रांसलेशन की जो सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, मैं आप ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने वहां पर बताया था कि जो ट्रांसलेशन होता है उसमें मेनली इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है, राइट। बट इसके पहले दो और स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन में। एक तो होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और एक टीआरएनए चार्जिंग। तो इस वीडियो में जिस पे आपने कमेंट किया है ट्रांसलेशन पार्ट सेकंड में, हमने सिर्फ इतनी ही बात की है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और टीआरएनए चार्जिंग। और ये दोनों स्टेप जो है वो प्री इनिशिएशन स्टेप्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आपने बोला इनिशिएशन से ही शुरू हुआ है, तो यस, इनिशिएशन से ही शुरू हुआ है, और वो इनिशिएशन इस वाले स्टेप के बाद आता है। तो क्लियर रखो अपने आप को, वीडियोस को केयरफुली देखो, ध्यान से देखो, ओके। कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर प्रतिभा सा, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और आपने मेरा पेज फॉलो नहीं किया हुआ, जो कि रेप्लिकेटिंग माइंड्स के नाम से ही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो, है ना। वहाँ पर प्रतिभा शाह का एक क्वेश्चन आया था कि हाय सर, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, एम एन CSIR aspirant and I follow your channel. Thank you so much. So my question is that in gluconeogenesis there is conversion of pyruvate to glucose that happens mainly in liver, and then this glucose is transferred to various organs and cells where this glucose is converted to pyruvate and gone into the process of TCA and ETS for the production of energy. Okay, I don't understand, when finally it has get converted to pyruvate, then why go from pyruvate to glucose, then glucose to pyruvate, then go into TCA cycle. देखो सिंपल है, कुछ नहीं होता इसके। ये आपको क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज से कन्वर्जन होता है पायरुवेट में। कहाँ पर? यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं मसल सेल की, जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मसल सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। तो वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, और वहाँ से आपको क्या निकलता है? ATP NADH, है ना। और ये क्या है? एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स। फिर ये पायरुवेट एंटर करता है कहाँ पर? TCA साइकिल में। वहाँ पर भी आपके NADH और FADH और ATP निकलती है। तो वो ATP NADH FADH क्या है? वो एनर्जी मॉलिक्यूल है, और उस एनर्जी की जरूरत है आपको सेल में, इसीलिए मसल सेल में। इसीलिए मसल सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। आप एक्सरसाइज करते हो या चलते हो फिरते हो, जो भी करते हो, तो उसमें आपके मसल्स यूज होती है,
तो मसल्स एनर्जी कहाँ से यूज करेंगी, ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है वहां से, राइट। इसके बाद अब क्या होता है कि मान लो कि अब यहाँ पर मसल सेल में सफिशिएंट एनर्जी है और इसको अब एनर्जी नहीं चाहिए, तो क्या होता है, ये पायरुवेट यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ये आपका मान लो ब्लड है, ओके, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पायरुवेट पहले जो बचा हुआ पायरुवेट होता है मसल सेल में, वो एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एलेनिन ब्लड में जाता है, ब्लड से होते हुए ये लिवर में जाता है। तो लिवर में एलेनिन आता है, यहाँ पर एलेनिन से वापस ये आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और वापस पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज ब्लड से होते हुए मसल सेल में या बाकी दूसरे सेल्स में जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट गया टीसीए साइकिल में, क्यों गया टीसीए साइकिल में, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी मिलती है, राइट। अब बचा हुआ पायरुवेट कब बचता है, जब मसल सेल को और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी है, तो ये पायरुवेट आ जाता है ब्लड के थ्रू, कहाँ पर, पहले एलेनिन में कन्वर्ट होता है, फिर वापस एलेनिन आता है इधर लिवर सेल में वापस कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट से कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। तो ये जो पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्जन है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, है ना। तो अब ग्लूकोज का सिंथेसाइज होना भी जरूरी है बॉडी में, है ना। ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो लिवर में होता है मेनली ग्लूकोज का सिंथेसिस, और बहुत नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज से जब ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो वो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब लिवर का काम क्या होता है कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके स्टोर करना। वो लिवर खुद के लिए तो ग्लूकोज को यूज करता ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए मेनली ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, और दूसरे सेल्स में जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये ट्रांसफर कर देता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट क्यों बनता है, पायरुवेट से ग्लूकोज क्यों बनता है, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बॉडी में जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तब वो चीज बनती है, और ये सारे पाथवेज एक साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सारे पाथवेज अलग अलग हैं, ये सारे पाथवेज फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। अगर पायरुवेट की जरूरत अब नहीं है मसल सेल में, तो वो पायरुवेट एलेनिन में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, कहाँ पर, लिवर में। और लिवर में अब क्या होगा, पायरुवेट तो लिवर में पायरुवेट की फॉर्म में स्टोर हो नहीं सकता, तो उससे कन्वर्ट होने लग जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। तो ग्लूकोज में इसलिए कन्वर्जन होना जरूरी है पायरुवेट से, ताकि जब वापस सेल को, दूसरे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़े तो ये ग्लूकोज फिर से वहां पर जाके एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अबरार कादरी का। इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर आई वॉच्ड ऑल इकोलॉजी लेक्चर्स, आर दे इनफ फॉर CSIR। तो इकोलॉजी को जो लेक्चर्स हैं वो मैंने वहां पर 85% कवर कर दिया है, तो वो आपके CSIR के लिए ऑलमोस्ट क्लोज टू इनफ है। मतलब एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं उसको देख के जो बचे हुए हैं, कौन से बचे हुए हैं, उनको कवर करने की जल्दी ही कोशिश करूंगा। बट हाँ, इकोलॉजी के मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, और अगर कुछ बचा भी होगा तो बहुत रेयर एक दो टॉपिक्स बचे होंगे। तो हाँ, आपके लिए इकोलॉजी के लेक्चर्स तो इनफ है। ओके, चलो नेक्स्ट में है क्वेश्चन पायल मीना का। तो इन्होंने भी यही बोला कि आई वांट टू ज्वाइन योर टेलीग्राम ग्रुप, सो कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ योर चैनल। तो देखो पायल, मैंने इसका आंसर पहले दे दिया कि मैं अब टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता, है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए वो सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और मुझे लगा कि मुझे इनका आंसर करना चाहिए था, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, आप कंफ्यूजन में ना रहो। गलती से अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो या और कोई नए क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या मैंने अपनी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, www.replicatingminds@gmail.com। ठीक है, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो अपने क्वेश्चन। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर उससे रिलेटेड है, ये कंटेंट से रिलेटेड है या लॉजिकल है,
तभी मैं उसको अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मेंशन करूंगा, वरना आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, सबको मेंशन करना इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर आपका क्वेश्चन लॉजिकल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं जरूर जरूर उसको मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके, इसके बाद आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, है ना। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, बहुत ही मोटिवेटिंग कमेंट्स आपके होते हैं, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अब 31 मई को हमारे चैनल को हो जाएंगे पूरे 1 साल। ओके, और वी आर वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स, है ना। तो यहाँ पर ये कोई लालच नहीं है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का, बट जो मेरा मेन जो मोटो है, आपको याद हो अगर मैंने स्टार्टिंग में जब चैनल बनाया तो वहाँ पे शायद कहीं मेंशन किया हो वीडियो में कि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बुक्स खरीद सके, है ना। तो अगर मैं उनकी प्रिपरेशन में 1% भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं, इस चैनल को पहुंचा पाऊं, है ना। तो ताकि उनको भी फ्री के कंटेंट जो कि मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मिल सके, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो क्यों ना आप औरों को भी बताएं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि याद रखो, जब आप शेयर करते हो तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। ओके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो आप अपने सर्कल में जूनियर्स को, सीनियर्स को जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करो, हमारे चैनल के बारे में बताओ, है ना, कि यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि 1 साल ख़त्म होते होते हमारे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स आ जाएं, 5000 फ्रेंड्स आ जाएं जो कि एक साथ मिलकर CSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी बने रहना इस चैनल के साथ। आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं फ्यूचर में। कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकूँ, है ना। देखते हैं कब तक पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्रिपरेशन करते रहो। ये टाइम जो चल रहा है कोविड का, बहुत ही डिफिकल्ट है हम सबके लिए। बहुत सिचुएशन बहुत अनसर्टन है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, अभी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इस टाइम पर पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई पर फोकस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इन सब के बावजूद आपको एकाग्रित होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर आपको अपनी स्टडीज पे फोकस्ड रहना है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ओके, तो ये चीज माइंड में रखो, और अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखो। इस टफ सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करो, बस इतना ही आपसे कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।